जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक सभी लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में आपके पेपर का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम 2025 के लिए। और ये जो क्लास है 2026 एग्ज़ाम 2027 एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, चले अब बात करते हैं मॉडल पेपर की। तो ये मॉडल पेपर 3 है आपका, क्लास भी 3 है। इसके पहले मैंने 2 से 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी बहुत पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है, तो इस क्लास को लास्ट तक देख लीजिए। उसके बाद जो मैंने सारी क्लासेस कराई हैं आपकी लिखित और ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। तो इस क्लास को जब पूरा कर लीजिएगा तो बाकी सारे क्लासेस को भी आप अटेंड कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की। तो इनका सोशोलॉजी का पेपर कोड है SOC 201। क्यों SOC 201? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं थर्ड सेमेस्टर में आपके 8 यूनिट है। ठीक है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी 8 यूनिट है, लेकिन यहाँ 4-4 यूनिट आपके 2 भाग में बट गए हैं। यानी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, इनको सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर देना है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। SOC 201 और SOC 202। ठीक है, चले जो बच्चे कंटिन्यू जुड़े हैं उनको पता होगा टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको नोट्स के साथ पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और नोट्स को मिला करके आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, एग्ज़ाम की बात करें तो अगले महीने में आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू है नवंबर दिसंबर में। अब यहाँ एग्ज़ाम जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, माँ सुगुम्बारी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। लगभग 40% कॉलेज में आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे और 60% कॉलेज में आपके लिखित एग्जाम होंगे। जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है आपका, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है। ठीक है, आपका महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो है, देखिए वहाँ पर लिखित होता है या फिर ऑब्जेक्टिव होता है। अभी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपके लिखित एग्जाम होंगे, इनका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, चले अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं या किंग्सले डेविस? बताइए कौन है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक? बिल्कुल किंग्सले डेविस जो है साथियों, ये ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्लास बहुत ही शानदार है साथियों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, ब्रह्म समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था? तो यह आपका धार्मिक आंदोलन था, ब्रह्म समाज आंदोलन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब ब्रह्म समाज को शुरू किसने किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा गया है, शारदा एक्ट कब पारित हुआ? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है लगभग। तो शारदा एक्ट जो है कब पारित हुआ था? तो 1929 में। ये नहीं है कि यही पूछेगा कि शारदा एक्ट कब पारित हुआ था। ठीक है, शारदा एक्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने काफ़ी डिटेल में इसको बताने का प्रयास किया है, आगे अभी आपको बताएंगे। ठीक है, आप ये जान लीजिए कि शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ था। अब शारदा एक्ट के बारे में जान लीजिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न, और हर साल इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। देखें, शारदा एक्ट यानी बाल विवाह निरोध अधिनियम। शारदा एक्ट को बाल विवाह निरोध अधिनियम कहते हैं। अच्छा, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, ठीक है, 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे, शारदा एक्ट को बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 कहा जाता है। और यह जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है, इसे 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शारदा एक्ट नहीं पूछता है अगर आपके ऑप्शन में, तो बाल विवाह निरोध अधिनियम पूछता है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आप कहेंगे सर जी शारदा एक्ट बताए थे, यहाँ तो बाल विवाह निरोध अधिनियम पूछ रहा है। इसीलिए मैं इतना डीपली आपको पढ़ाऊंगा कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा जिस टॉपिक पर हम लोग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चले तो शारदा एक्ट या फिर बाल विवाह दोनों में से कोई एक ही पूछता है, ये बात ध्यान रखिएगा, और दोनों एक ही हैं। 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। आगे देखें, यह अधिनियम भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का नतीजा था। इसे समाज सुधारक हरविलास शारदा के नाम पर जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है शारदा एक्ट किसके नाम पर पड़ा है? तो हरविलास शारदा के नाम पर पड़ा है। ठीक है, चलें
अब इसके बारे में और जान लीजिए। देखें, जो शारदा एक्ट अधिनियम है, इसके तहत लड़कियों की शादी की उम्र जो है 14 साल और लड़कों की जो उम्र है 18 साल तय की गई थी उस समय में। लेकिन साल 1949 में भारत की आज़ादी के बाद इसमें संशोधन करके लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल कर दी गई थी। ठीक है। इसके बाद फिर परिवर्तन हुआ 1978 में। 1978 में शारदा एक्ट में फिर संशोधन करके लड़कियों की जो शादी की उम्र है 18 साल और लड़कों की जो उम्र है 21 साल कर दी गई, और वो अभी तक चल रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या है? देखिए, साल 2006 में केंद्र सरकार ने शारदा एक्ट को निरस्त करके बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पूछता है आपके एग्जाम में कि शारदा एक्ट को निरस्त कब किया गया था? सन 2006 में। इसकी जगह कौन सा एक्ट लाया गया था? शारदा एक्ट की जगह बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया था। ठीक है। चले, उम्मीद है साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब इस क्लास को और भी बाकी बच्चों के पास रिकमेंड करे, भेजे। और आप भी इस क्लास को, इस मॉडल पेपर को इस तरह से शेयर बटन बना होगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये सारे नोट्स और पीडीएफ आपको फ्री में मिले तो क्या करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें टेलीग्राम ग्रुप में जो मैं क्लास सेंड करता हूँ उसके नीचे आपको पीडीएफ और नोट्स, ये सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है। तो धीरे से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, वहाँ से आपका रिवीजन भी होता रहेगा और ये सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक है। आपके एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस सभी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है। चले, एकदम महासंग्राम एकदम तोड़ डालेंगे एकदम कमर एग्जाम का। ठीक है। चले, चौथा प्रश्न है साथियों, सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के किस पक्ष से है? तो यह अभौतिक पक्ष से है। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है संस्कृति के, ये अभौतिक पक्ष से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, इसमें अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, देखेंगे किस स्तर में मानव को मछली पकड़ने और तीर धनुष की कला का ज्ञान हुआ? तो यह जंगलीपन में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 है। अच्छा, ये जो सारे प्रश्न हैं साथियों ध्यान रखिएगा, 2017 से जितने भी और 2024 में जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं इसी से संबंधित है। क्योंकि देखेंगे 70% प्रश्न आपके ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर से एकदम 2013 का क्वेश्चन पूछता है, बताइए। ठीक है। तो इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चले, वेबर यानी मैक्स वेबर ने विश्व के कितने धर्मों का अध्ययन किया? तो मैक्स वेबर ने विश्व के कुल 6 धर्मों का अध्ययन किए थे। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर जी मैक्स वेबर ने विश्व में 6 धर्मों का अध्ययन किया था, तो वो धर्म कौन कौन से थे? बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। देखें, मैक्स वेबर ने दुनिया के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया था। पहला है हिंदू धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है ईसाई धर्म और चौथा है कन्फ्यूशियस धर्म, पांचवा है इस्लाम धर्म और छठा है यहूदी धर्म। ठीक है। चले, मैक्स वेबर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में, आप लोग हमेशा सुनेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक ही आपके इसका नाम सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो भी इनका नाम चर्चित में रहेंगे। चलिए, छठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने शासको अभिजात की अवधारणा दी है? शासको अभिजात की अवधारणा विल्फ्रेड पैरेटो ने दी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, कभी कभी ये शासकों की जगह शासक, नहीं नहीं ठीक है, शासको अभिजात की अवधारणा विल्फ्रेडो पैरेटो ने दी है। चले, प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? तो देखिए, पहले आप ये जान लीजिए औद्योगिकरण का परिणाम कौन कौन सा है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, बेरोजगारी में वृद्धि, एकांकी परिवारों का विघटन, ये सभी क्या है? ये सभी औद्योगिकरण के परिणाम है। लेकिन आर्थिक अस्थिरता ये आपका औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, विलेज इंडिया नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? यानी विलेज इंडिया नामक जो पुस्तक है इसको लिखा कौन था? तो इसको लिखने वाले थे माइकी मैरियट। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, 8वें का बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, जैविक उद्विकास की अवधारणा से संबंधित हैं? बताइए, जैविक उद्विकास, तो ध्यान रखेंगे जैविक जैविक पूछेगा
तो डार्विन इसका उत्तर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 90 का। जैविक उद्विकास डार्विन महोदय ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनेंगे। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की वजह क्या है? तो इस दिन को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषित किया था। ठीक है, 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, यह दिन 11 मई 1998 को पोखरण में हुए परमाणु परीक्षणों को याद करने के लिए मनाया जाता है। इन परीक्षणों को ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा क्यों मनाया जाता है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, जनसंख्या पर प्रथम निबंध दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन है, ध्यान रखेंगे। दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखा है? इसको लिखने वाले हैं माल्थस महोदय। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आप लोगों का पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक को रेखांकित किया है? तो जो आपके वेबलेन महोदय हैं, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक को रेखांकित किया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सभी साथी क्या करेंगे, शेयर जरूर करेंगे इसे मॉडल पेपर को। ठीक है, निम्नलिखित में से विचारकों एवं सामाजिक परिवर्तन के कारकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो साथियों देखना पड़ेगा कौन कौन से सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखें, आर्थिक कारक कार्ल मार्क्स ने दिया था, बिल्कुल राइट है आपका। प्रौद्योगिकी कारक विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया था, ये आपका इनकरेक्ट है। यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, ये सभी सामाजिक परिवर्तन कारकों में से ये आपका जो है विल्फ्रेड पैरेटो वाला प्रौद्योगिकी कारक, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। यानी जननांकिकी कारक माल्थस ने दिया था, सांस्कृतिक कारक सोरोकिन ने, बिल्कुल ये सभी राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, किसका कथन है, यानी ये स्टेटमेंट किसका है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट है। ठीक है, लगभग लगभग ये कई बार पूछ चुका है। तो इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये स्टेटमेंट विल्फ्रेड पैरेटो का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, संस्कृति को भोगवादी विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने निरूपित किया? तो साथियों जो आपके सोरोकिन हैं, इन्होंने संस्कृति को भोगवादी विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में निरूपित किया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा है, वह संस्कृति जिसे वह संस्कृति जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो यह अभौतिक संस्कृति है। ठीक है, अभौतिक संस्कृति को न हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं और न महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। निम्नांकित में से निम्न जातियों की परिस्थिति में होने वाला कौन सा एक परिवर्तन सांस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है? तो आर्थिक परिस्थिति में जो सुधार है, ये निम्न जातियों की जो परिस्थिति है, ये आपका संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है। बाकी सामाजिक परिस्थिति में सुधार, परंपरागत कर्मकांडों में वृद्धि, प्रमुख जाति के व्यवहारों को मान्यता, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों संस्कृतिकरण से संबंधित है निम्न जातियों से। ठीक है, बाकी जो आर्थिक परिस्थिति में सुधार है, ये आपका निम्न जो जातियां हैं, इनका संस्कृतिकरण से ये संबंधित नहीं है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? तो देखिए, सुपरिभाषित सामाजिक स्तरीकरण, ये आपका वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। ठीक है, राजनीतिक एकीकरण, संजातीय एकीकरण, ये भी नहीं है। यानी आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण जो है, ये वैश्वीकरण की विशेषता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा है, लघु एवं बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, लघु और बृहद परंपरा, ठीक है, बहुत ही फेमस ये है, ये ध्यान रखेंगे। लघु और बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्रस्तुत किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है,
जब अनेक लघु परंपराएं किसी बृहद परंपरा के विकास में योगदान करती हैं, तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है संस्कृतिकरण कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे क्या पूछा गया है। निम्नांकित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है, बताइए। चारों में से कौन सा एक है जो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल, संस्कृति का बाजारीकरण जो है आपका, ये भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी जनसंचार से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, मार्गन के अनुसार यौन साम्यवाद परिवार के विकास के, ठीक है, यौन साम्यवाद परिवार के विकास का कौन सा स्तर है, तो ये तृतीय स्तर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, संस्कृति सांस्कृतिक विलंबना, ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है। तो अकबर महोदय ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा प्रस्तुत की है। ये ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इसे। 25 नंबर प्रश्न है, आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी। तो ध्यान रखेंगे कार्ल मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा दी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, यह किसका मत है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आर्थिक आचार संहिता एवं पूंजीवाद का भाव साथ साथ चलते हैं। तो यह मैक्स वेबर का मत है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है, आगमन के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या कहलाता है। तो यह सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आगमन महोदय के अनुसार जो भौतिक है, जो भौतिक संस्कृति है और अभौतिक संस्कृति है, इनके बीच में जो पैदा होने वाला असंतुलन है, इसको सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 आपको पूछा गया है, किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया, बताइए। किसने भैया, किसने प्रस्तुत किया था। बिल्कुल, अकबर महोदय ने सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा है प्रस्तुत किए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अकबर महोदय ही नहीं, आपके यहाँ पर एक लोग और थे, ध्यान से देखिएगा। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत समाजशास्त्री विलियम एफ अकबर ने दिया था। ठीक है, केवल विलियम अकबर ने, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अकबर ने साल 1922 में सांस्कृतिक अंतराल की अवधारणा को विकसित किया था। अकबर और निमकाफ ने हैंड बुक ऑफ सोशोलॉजी में विलंबना की परिभाषा दी है। यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में पूछेगा कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दिया है। विलियम एफ अकबर ने दिया है। सर ये तो याद हो गया। अच्छा, जो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा है विलियम अकबर ने कब दिया था, 1922 में। ठीक है। अच्छा, जो सांस्कृतिक विलंबना है इसकी परिभाषा किस बुक में दी गई है, हैंड बुक ऑफ सोशोलॉजी में। किसने दी है, अकबर और निमकाफ दोनों लोगों ने मिलकर दी है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम गुन्नार्ड मेडल है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 30 पूछा गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। निम्न जातियों द्वारा जिन जाति को अपना मॉडल मानकर उसके व्यवहार प्रतिमानों का अनुकरण किया जाता है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के अनुसार उसे कहा जाता है, उसे द्विज जाति कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 आपका, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक वर्ग संघर्ष है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 32 पूछा गया है, यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है। तो यह कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का यह निष्कर्ष है कि जो प्रौद्योगिकी है या फिर उत्पाद है, इसके तरीकों में होने वाला जो परिवर्तन है सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण कोई सांस्कृतिक समुदाय अपनी मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाता है, उसे कहा जाता है।
तो सातवीकरण कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, किसने कहा कि ये स्टेटमेंट किसका है कि उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है। तो यह जो स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अभी कुछ देर मैंने शायद पहले इसको पढ़ाया है। प्रश्न नंबर 35 है, प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन लिपले महोदय का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। तो पहले आप ये जान लीजिए इन चारों में से सामाजिक परिवर्तन के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए शिक्षा, नैतिकता और कानून ये सामाजिक परिवर्तन के स्रोत हैं, लेकिन इन तथ्यों में जो परंपरा है, परंपरा तथ्य आपके सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका क्या है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। यह अवधारणा किससे संबंधित है। लेस्टर वाट से, माइकाइवर वेपेस से, किंग्सले डेविस से या इनमें से कोई नहीं, बताइए। बिल्कुल लेस्टर वाट से। ठीक है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। यह जो अवधारणा है लेस्टर वाट ने दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखना पड़ेगा, चले देखते हैं। प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं है, तो ये आपका सही है। प्रगति एक ऐच्छिक परिवर्तन है, बिल्कुल। उद्विकास एक नैतिक अवधारणा है, ये जो है आपका, ये आपके ठीक है, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 क्या है, कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछ चुका है। बताइए कौन सा समूह इनमें से। ये सभी आपके कहीं ना कहीं समाजशास्त्र के आपके ये लेखक हैं। ठीक है, समाजशास्त्र के बारे में इन्होंने बहुत सारे तथ्य दिए हैं और बहुत सारी परिभाषाएं भी दी हैं। बताइए इनमें से कौन सा समूह है जो सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। रेखीय सिद्धांत पूछ रहा भैया, बिल्कुल आगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स, ये आपके रेखीय सिद्धांत से संबंधित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान है। तो देखें रेखीय प्रतिमान और चक्रीय प्रतिमान, ये दोनों प्रतिमान जो हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 41 क्या है आपका, जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में होता है उसे कहा जाता है। तो उसे प्रगति कहा जाता है। ठीक है, जो सामाजिक परिवर्तन मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में हम जो चाह रहे हैं उस दिशा में होगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रगति कहेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए देखते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये तो सही है भैया। प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ये कथन आपका असत्य है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि प्रगति एक परिवर्तन है लेकिन यह इच्छित अथवा मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाला परिवर्तन है, किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन नहीं। बताइए ये स्टेटमेंट किसका है, लिपले महोदय का। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, थारिस्टीन वेवलेन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का कारण है। बताइए। बिल्कुल प्रौद्योगिकी जो है, ठीक है, वेवलेन के अनुसार जो प्रौद्योगिकी है सामाजिक परिवर्तन का कारण है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 है, किसका सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत चुनौती और प्रत्युत्तर सिद्धांत पर आधारित है। तो यह अर्नाल्ड टायनबी का है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, विल्फ्रेड पैरेटो का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। तो यह अभिजात वर्ग का परिभ्रमण है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, विल्फ्रेड पैरेटो का सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत है क्या है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 47 क्या है, किसने कहा कि, यह स्टेटमेंट किसने दिया है
कि सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है। तो ये स्टेटमेंट मैकाइबर एवं पेज ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखें, आगन्स काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स, मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये तीनों कौन है? ये तीनों रेखीय सिद्धांत से संबंधित हैं। पैरेटो आपके रेखीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसीलिए मैं जो पढ़ाता हूँ बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए, ठीक है। उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड आपके प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। चले 49 नंबर प्रश्न क्या है, किसका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत चुनौती और प्रत्युत्तर की अवधारणा पर आधारित है? तो किसका है? अर्नाल्ड टॉयनबी का, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलें, प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? देखें, स्पेंगलर, विल्फ्रेड पैरेटो और सोरोकिन, ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 51 क्या पूछा गया है, सीमा का सिद्धांत संबंधित है। सीमा का सिद्धांत किसने दिया था? सोरोकिन महोदय ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया है, विचारकों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? अभी मैंने क्या बताया आपको, बिल्कुल, स्पेंगलर, सोरोकिन और टायनबी, ठीक है। टायनबी नहीं है, टायनबी है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 है, काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना बौद्धिक विकास को, शारीरिक विकास को, सामुदायिक विकास को या आर्थिक विकास को? बताइए। जो आगस काम्टे हैं, ये सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? बिल्कुल, बौद्धिक विकास को। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है, प्रकृति प्रवरण का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो डार्विन महोदय ने। बी ऑप्शन आपका राइट है, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 55 आपका पूछा गया है, दी फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है भैया? लेविस कोजर। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 क्या है, द स्टडी ऑफ मैन किसकी रचना है? द स्टडी ऑफ मैन राल्फ लिंटन की रचना है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययनों में योगदान नहीं दिया? तो पहले आप ये जान लीजिए कि पर संस्कृति ग्रहण का जो अध्ययन हुआ था उसमें योगदान किसने किसने दिया था, ठीक है। तो राल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड और हर्ष कोविड, ये तीनों लोगों ने पर संस्कृति ग्रहण के जब अध्ययन हुआ था तो इन तीनों लोगों ने योगदान दिया था, लेकिन आगबर महोदय ने नहीं दिया था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों समझाना जरूरी होता है दोस्तों, नहीं तो आप क्या करते हैं, एग्जाम में गलती कर बैठते हैं, ठीक है। रट्टा मार के अगर आप जाएंगे तो मैं पढ़ा दूं कि ठीक है भैया सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है भैया मैकाइबर हैं, जाइए अब एग्जाम दीजिए, तो क्या होगा, जा करके आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा डीपली अगर आप पढ़ लेंगे, 1 घंटा ही पढ़ लेंगे डीपली, तो काफ़ी अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल 1 हफ्ते पढ़ करके ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम है उसको पार कर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो ध्यान से पढ़ते होंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो उनका फिर बैक लग जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 58 क्या है, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकाइबर हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब सोसाइटी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। सोसाइटी एक परिचयात्मक विश्लेषण किताब के लेखक चार्ल्स हंट पेज और रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइबर हैं। अच्छा, इनका पूरा नाम आप लोगों को पता चल गया, नहीं तो आप डायरेक्ट पढ़ते थे मैकाइबर एवं पेज, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है मैकाइबर एवं पेज का? तो मैकाइबर का पूरा नाम है रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइबर और पेज का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स हंट पेज, ठीक है। इन दोनों लोगों ने मिलकर सोसाइटी नामक पुस्तक को लिखा था, लेकिन आपके ऑप्शन में पेज का नाम नहीं दिया है, केवल मैकाइबर का नाम दिया है, तो मैकाइबर ही हम लगाएंगे, ठीक है। चलें, मैकमिलन पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड ने इस किताब को प्रकाशित किया था।
यह किताब साल 1981 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। यह किताब लोगों के बीच सामाजिक संबंधों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखने वाले योगेंद्र सिंह हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। योगेंद्र सिंह कौन है? तो ये भारतीय समाजशास्त्री हैं। GS घुरिये, ठीक है, इरावती करबे, योगेंद्र सिंह, ठीक है, ये सभी कौन है? ये सभी भारतीय समाजशास्त्री हैं। ठीक है, MN श्रीनिवास, ठीक है। भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये कॉमन है, फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया होगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि भारतीय समाजशास्त्री के जनक कौन है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 60 क्या है? देखें, आधुनिकीकरण से भिन्न पश्चिमीकरण शब्द नैतिक दृष्टि से तटस्थ है, यह किसका कथन है? तो ये स्टेटमेंट MN श्रीनिवास का है। ठीक है, ये भारतीय समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा था कि आधुनिकीकरण से भिन्न पश्चिमीकरण शब्द नैतिक दृष्टि से तटस्थ है। ठीक है, चलें, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 पूछा गया, समाज के प्रकारों में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। समाज के प्रकारों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। क्लास भी बहुत ही आपका शानदार था। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करिएगा। आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो मोस्टली करिए, ताकि अब 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।